प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और ये प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है इसकी नौयत भी दीगर प्रोग्राम्स के मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो जिस्मानी मसाइल हैं, आपकी बीमारियाँ जिस्मानी जो है उसके ऊपर प्रोग्राम गुफ्तगू की जाए। और हमेशा दूसरा जो हमारा सेगमेंट है उसके लिए हमने मख्तस किया है, जिसमें हम कोशिश यही करते हैं कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्म और तबीब वगैरह को यहाँ पर मदऊ करें और फिर आपकी बीमारियों के हवाले से बात की जाए। जुमे के रोज़ ये जो दूसरा सेगमेंट है इसकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है और जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये सिलसिला पिछले कई माह से जारी है। और देखिए हमारे बहुत सारे पैगामात हमें भेज रहे हैं और खुदा का शुक्र है अब इस चीज़ का भी इदराक हो चला है कि जैसे दीगर जिस्मानी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उस तरह नफ्सियाती मसाइल के लिए और बीमारियों के लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू हो रही है पिछले कई माह से और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़ साहब, जिनका ताल्लुक़ यासीन शफीक हॉस्पिटल से है। नफ्सियात का ये हॉस्पिटल है और बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनके साथ नफ्सियाती मसाइल हैं उनका इलाज कर रहा है। इसके साथ साथ नशे के आदी अफराद जो हैं उनका भी यहाँ पर शाफी इलाज हो रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़ को मैं खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया अवैस प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। क्योंकि आज डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है, शफीक यासीन साहब, तो आपसे इस बारे में बात होगी। नफ्सियात के हवाले से जैसे बात हो रही, अब एक मसला जो हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं वो ये कि नफ्सियाती दबाव की वजह से या दीगर किसी भी मामले या वजह से लोग नशे के आदी बनते चले जा रहे हैं, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। आप शब रोज़ इस तरह के केसेस देखते हैं, आपके पास आते भी हैं और फिर उनको ट्रीट करना ये एक बहुत बड़ा सब्र आज़मा मरहला होता है। कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है शफीक यासीन हॉस्पिटल के अंदर? मैं चाहूँगा ज़रा अपने हॉस्पिटल के हवाले से और ऐसे मरीज़ों के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। जी फरमाइए। बहुत अच्छा ये टॉपिक है। जाहिर सी बात है इस टाइम जो डॉक्टर शफीक अपना यासीन नफ्सियाती यासीन हॉस्पिटल है नफ्सियाती हॉस्पिटल, बिल्कुल। उसकी ही के अंदर हमारे पास जो इस टाइम पॉजिटिव केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है वो छोटे बच्चे हैं। जी 17 जी। 16 17 18 साल के बच्चों की तादाद ज़्यादा है आ रही है, जिसमें क्रिस्टल्स का नशा, चर्स का, आइस का, अफीम का, इवन के हीरोइंस, बहुत टाइप्स हैं नशों की जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और अदर्स इस साइड के जो हैं वहाँ से, और इजी एक्सेस है। दुख इस बात का होता है कि आप जिस तरीके से कोई चीज़ बाज़ार से जाते हैं लेने के लिए, आपको कोई चीज़, बच्चे अगर कोई टॉफ़ी लेने के लिए जाते हैं, इस तरीके से नशा एक्सेस हो गया है कि नॉर्मली छोटे बच्चे जाते हैं और उनको इजीली एक्सेस मिल जाता है नशे का और वो नशा कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। यही सारी चीज़ें हैं हमारे पास यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में, हम इसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं बच्चों के, जिनकी वजूहात, कुछ लोगों के साथ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशंस होता है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, तो वो नशे की तरफ चले जाते बिल्कुल हैं। ठीक है। कुछ के अंदर ऐसा होता है कि बाउंड्रीज जो हैं लोगों के साथ जो बैठ रहे हैं, जो जिस तरह के लोगों के साथ है उनकी बाउंड्री, तो उस वजह से ये नशे की तरफ मतलब इश्यूज ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। बेसिकली हम देखें तो अभी मेरे पास 3 बच्चे हैं 17 16 17 साल के, जो अच्छा। हैवी, मतलब आप समझ लें कि एक दिन के अंदर वो 6 से 7 8 ग्राम नशा ले रहे हैं, मतलब हीरोइन ले रहे हैं। उफ। इतना सीवियर, और उम्र उनकी है टोटल 17 से 18 साल के अंदर। एक दिन में वो 8 सिगरेट्स फिल करके और वो ले रहे हैं, तो उनकी हालत आप देखें, मुझे बाज़ात उनको देख के दुख हो रहा होता है कि इनकी उम्रें क्या हैं और इनकी नशे का लेवल देखें। एक पीक पे जाके वो नशा कर रहे हैं और उनके कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और अब वो जब आते हैं हमारे पास, एक जगह एडमिट हुए, दूसरी जगह, उसके बाद जब ये आ रहे होते हैं तो फिर उसके बाद इनके विड्रॉल्स का टाइम स्टार्ट होता है, और उसके अंदर फिर जाहिर सी बात, जब विड्रॉल्स स्टार्ट होते हैं तो फिर बॉडी सिम्टम्स के अंदर भी इशूज़ आ रहे होते हैं। लैब्स टेस्ट हम करवाते हैं और बाकायदा यासीन के अंदर एक प्रॉपर मेथड के ऊपर ट्रीटमेंट होता है। जैसे पेशेंट बेसिकली हमारे पास आता है, मेडिकेशंस के ऊपर है, कंडीशन देखेंगे, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, फिर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियंस भी हैं, फिर उस
साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, कार्डिक भी है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है। तो हमारे पास एक कंप्लीट पैनल होता है जो उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। क्यों नशा सिर्फ एक चीज़ को ख़राब नहीं कर रहा, उसमें आपके किडनीज के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होता है, लीवर पे भी इफेक्ट आ रहा होता है, स्टमक पे भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो आपके ब्लड्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें बढ़ रही होती है, यूरिन में भी इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो हमें एक पूरा पैनल उन सारी चीज़ों को देखता है, और फिर जिस जिस चीज़ के अंदर अगर इन्फेक्शन आता है तो फिर उन सारी चीज़ों के डॉक्टर्स उनको देखते हैं, और फिर ये सारी प्रोसीजर है एक जो यासीन नफसियाती हॉस्पिटल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। फिर डिटॉक्स के मरहले से भी गुजरना पड़ता है, ये तमाम मसाइल हैं। रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे असल में मसला ये होता है कि आप तो ज़्यादा बेहतर इसको समझते हैं कि फैमिली की सपोर्ट भी होनी चाहिए, फिर उनकी तवज्जो होनी चाहिए। ऐसे केसेस के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है टाइम्स फैमिली के लिए हैंडल करना पेशेंट को, फिर वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हॉस्पिटल के ऊपर आती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर आती है। फिर वहाँ से जब वापस जाए वो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि दोबारा उसकी एडिक्शन ना हो या किस तरह की गैदरिंग्स में ना जाए जहाँ पर इस तरह पे ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सारे प्रोसेस कैसे मुकम्मल होता है? और फिर ये कि काउंसलिंग इसमें बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं हैं इस तरह कि कोई इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, वो कहते हैं ये फेट है, होना था हो गया, जैसा है वैसा है। ये तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अक्सर जो फैमिलीज़ हैं, अव्वल बात तो वो डर के वजह से लेके ही नहीं आते, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट के दौरान ही घर वालों को ज़्यादातर नहीं पता चल रहा। तो सिम्टम्स ऐसे होते हैं, अगर आप किसी के साथ अगर इस तरह का हो रहा है कि आप बच्चे को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सो रहा है, ड्राउजी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद बहुत ज़्यादा ले रहा है, या वीकनेस दिन ब दिन ज़्यादा आती जा रही है, बिहेवियर इशूज़ आ रहे हैं, गुस्सा बहुत कर रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, इस टाइप की जब इश्यूज आना शुरू हो जाएं तो बच्चा घर वालों को महसूस होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। जब इस तरह की चीज़ें महसूस होना शुरू हों तो फिर उसकी एक्टिविटी को देखें कि वो किस एक्टिविटी में है, किस तरह के दोस्तों के साथ बैठ रहा है, कितनी देर घर से बाहर है, और किस तरीके के एनवायरनमेंट कैसा है। और घर वालों को ये सारी चीज़ें महसूस हो जाती हैं। अगर उसी टाइम जैसे महसूस होना शुरू हो तो उसी टाइम डॉक्टर से के पास लाया जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो भी जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट्स की भी वो हैं, पेशेंट्स हैं जिन्होंने नशा किया, नशा के बाद हमारे पास लाए गए, एडमिशन हुआ। कंडीशंस पे डिपेंड करता है एडमिशन कितने दिन के, बिलफर्ज कुछ एडमिशन्स 15 डेज़ के होते हैं, 21 डेज़ के होते हैं, 1 मंथ के भी होते हैं। तो उसमें कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि नशा कौन सा कर रहा है और उसकी क्या नौइयत है। ठीक है, थोड़ी मिकदार में नशा करने वालों का जाहिर सी बात है डिटॉक्स कम होता है, उनके विड्रॉल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी एक चीज़ का नशा कर रहा है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, घर वालों के नज़दीक नहीं होता। जब उसके विड्रॉल शुरू होते हैं आना, जब विड्रॉल सामने आते हैं, फिर पता चलता है ज़्यादा कि ये एक टाइप नहीं है, ये मज़ीद और भी टाइप्स की चीज़ें ले रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम ड्रग्स के अंदर देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो उनको बाकायदा एक एक चीज़ के बारे में गाइड किया जाता है कि आगे आपने लाइफ किस तरीके से लेके चलनी है। मेंटली एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, डेली बेसमेंट पे एक्सरसाइज होती है, जिससे हम देख रहे होते हैं कि फिजिकली भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जगहों पे हमने देखा है कि वो लेके आते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को लाने के बाद उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है या उसको बांध के डाल दिया जाता है, या जब वो उठेंगे, जैसे बात है जिस टाइम विड्रॉल्स का टाइम होता है, फिर बॉडी पेन्स भी सीवियर होते हैं, वॉमिटिंग्स भी फील हो रही होती हैं, ड्राउजी भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ना, आउट ऑफ कंट्रोल होना, ये सब कुछ उसके अंदर विड्रॉल्स में होता है। जब इस तरह का होता है तो मुख्तलिफ जगहों पे वो इंजेक्शंस एक लगाते हैं नींद का और पेशेंट को सुला देते हैं, जबकि वो एक नशे से निकल कर दूसरे नशे में इन हो जाता है। जबकि यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में इस तरह बिल्कुल नहीं होता। हम प्रॉपरली मेडिकेशंस देते हैं, प्रॉपरली ड्रिप्स, इंजेक्शंस लगते हैं, ताकि जो विड्रॉल्स का टाइम है, जो उसको वीकनेस का टाइम है, जो उसको पेन का टाइम है, वो उसका ये सारा का सारा इजीली इसमें से निकले, और मेडिकेशंस की सपोर्ट से वो सारे नशे, उसके असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके साथ फिर साइकोथेरेपिस्ट होते हैं हमारे पास, वो मेंटली तौर पर उनको देख रहे होते हैं, बिहेवियर वाइज उनको देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब पेशेंट, जाहिर सी बात है, एक हॉस्पिटल में होगा तो वो खाना खाएगा, लेट जाएगा, फिर टाइम हो जाएगा, तो वो एक बॉडी वीकनेस भी अलग से आ रही होती है, और फिर ये सब बिहेवियर इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी डेली बेसमेंट पे होती है, जिससे वो मेंटली तौर पे भी रिलैक्स रहें और फिजिकली तौर पे भी रिलैक्स रहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें चाहूँगा थोड़ी सी लोगों को ज़रा ये कन्फ्यूजन भी दूर हो, इसमें सक्सेस का रेशो कितना होता है?
लोग ये समझते हैं कि शायद एक सर्टन स्टेज पे पहुंच के वहाँ से जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले जाते हैं, वापस नहीं आ सकते। क्या इसमें रेशो है? और मैं चाहूँगा ज़रा सीवियर केसेस की बात हो रही है, कौन से ऐसे केसेस से जो वाक़तन वहाँ से लाना उनको वापस बहुत मुश्किल था, लेकिन सक्सेसफुली वो टास्क मुकम्मल हुआ? बिल्कुल, मेरे पास इस टाइम भी 2 से 4 केसेस मेरे पास ऐसे एडमिट हैं जो तकरीबन 7 से 8 हॉस्पिटल्स कराची के अंदर रहे भी हैं, मंथ भी एडमिशन उनका रहा है, और उनका पॉजिटिव जो रिस्पांस था वो इतना नहीं आया जितना आना चाहिए। इसमें देखें, कुछ फैमिलीज़ के लिए भी होता है कि सिर्फ आपका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप एक हॉस्पिटल में लेके आएँ और पेशेंट को एडमिट कराएं और आप घर चले जाएं, और उसके बाद जब दोबारा पेशेंट जाए तो आप उसके ऊपर ना कोई नज़र भी ना रखें, घर के अंदर भी माहौल जो है उसको रिलैक्सेशन का माहौल दें, उसको टेंशन्स ना दें ज़्यादा, कि और उसके ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखी जाती है। जब हॉस्पिटल हमारे पास जब आता है पेशेंट, तो हम ये सारी चीज़ें क्योर कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट होता है। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक पेशेंट एडमिट थे, तकरीबन उन्होंने 36 ईयर नशा किया था, 36 साल उन्होंने नशा किया, और उनकी एज तकरीबन कोई 70 के करीब थी। मतलब उन्होंने बचपन से शुरू किया और 36 से 40 साल वो एक टेलर थे, बड़े मायनाज टेलर थे, पाकिस्तान से बाहर भी रहे, और इतना टाइम उन्होंने नशा किया, और नशा करने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। हमारे पास एडमिट रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट हुआ और बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, कोई नशे की तरफ नहीं। इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव केसेस हमारे पास हैं जिन्होंने नशा एक दफ़ा छोड़ा, वो दोबारा नशे की तरफ नहीं गए। इसमें डॉक्टर्स की भी है, मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट, इसमें मेडिसिन होती हैं डॉक्टर की, मेन वो होती है कि आप किस तरीके से उस पेशेंट को देख रहे हैं, उनकी कंसल्टेशन कैसी है, डायग्नोज कैसी है, कि आपने किस तरीके से चीज़ को डायग्नोज करना है। और फिर आपको पता है हमारे पाकिस्तान के हालात, एक टैबलेट 10 तरह के रेट्स में आ रही है, एक गोली 1 रुपए में भी आ रही है, वही गोली 50 में भी आ रही है, वही 200 में भी आ रही है, और हम करते क्या हैं, जो जर्नल दूसरे तरह के लोग हैं पता नहीं किस तरह कर लेते हैं, हम लोगों को समझ से बाहर है। एक गोली जो है मेन, जो हम नॉर्मल जगहों पे दे रहे होते हैं, वो 1 से 2 रुपए वाली गोली यूज़ की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जर्नल वो निकालूं तो इतने लो पावर की और लो कंपनी की मेडिकेशंस दी जा रही हैं जिससे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में होता यही है कि हम मेडिकेशंस जो देते हैं वो इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है, ताकि जो चीज़ पेशेंट के लिए 6 महीने साल में काम करेगी ना, वो 10 से 15 दिन के अंदर काम करती है। उसमें इंजेक्शंस भी होते हैं, उसमें ड्रिप्स भी होती हैं, उसमें सारी ये चीज़ें हो रही होती हैं ताकि जिस्म के अंदर जो इसके जरासीम हैं, जो सेल्स बन गए हैं, उनका असर बॉडी से ख़त्म हो। वो होता तभी है जब उनको अच्छी खुराक दी जाएगी, खाना भी का भी जो हमारा अपना वो क्राइटेरिया है वो अच्छा दिया जाता है ताकि उनको बॉडी वीकनेस फील ना हो, साथ में माहौल ऐसा दिया जाता है कि वो मेंटली तौर पे भी फ्रेश रहें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात हो जाए कि जैसे ही हम किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर का सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ये ख्याल आता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो उसको पेशेंट को पकड़े हुए होंगे और उसको रेडिकल ट्रीटमेंट्स दी जा रही होंगी और इस तरह उसको ट्रीट किया जा रहा होगा, कोई इनह्यूमन बिहेवियर होगा, ये बहुत हॉस्टाइल किस्म का जो है उसको ट्रीटमेंट जो वो दिया जाएगा। क्या ये बात सही है? ये परसेप्शन ज़रा एक दूर हो जाए तो फिर ये समझ में आएगा लोगों को कैसे केसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है। जी देखिए, ऐसा होता हमारे पास नहीं है, वैसे ऐसा होता है, ज़्यादातर होता तब है जब पेशेंट्स को लाया, ले जाके उसे बांध के उसे डाल दिया जाता है। मेरे पास एक केस आया था लास्ट ईयर बल्कि, और वो अपना सराब गोड वाली साइड पे कोई है जगह ना, तो वहाँ का वो केस था। तो वहाँ पे पेशेंट्स को लाया जाता है, ले जाके उनको नीचे कोई तय खाना है उनका, उसमें निगट करके कपड़े उतार के उनको बांध दिया जाता है, और वो ही वहाँ पर 1 से 1.5 महीना रहते हैं उसी हॉल के अंदर। एक नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। उस पेशेंट को वहाँ से, वो ड्रग्स का पेशेंट था, ड्रग्स लेता था, तो उसको वहाँ से फंगल लगा, पूरी बॉडी के ऊपर उसके फंगल था, बैक टू फ्रंट, और ये हेयर और ये सारी चीज़ें फुल फंगल बॉडी हुई थी उसकी, बहुत सीवियर इन्फेक्शन था। जब उसे लेके आया तो हमने उसकी कंडीशन देखी तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो पेशेंट आया था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है, हत्ता कि वो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी और अच्छी मानो पोस्ट के ऊपर थे, लेकिन फैमिली बस चले गए वहाँ लेके उनको। तो फिर उन्होंने बताया, सारी चीज़ें हमने उनकी देखी, उनकी बॉडी का और ये फंगल ट्रीटमेंट करने में हमें टाइम ज़्यादा लगा। ड्रग्स का किया ट्रीटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, और उनकी बॉडी के जितने भी वो इन्फेक्शन से अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेटल हो गए। क्योंकि हम यासीन के अंदर जो हम कर रहे हैं ना, हमारे पास कंप्लीट पैनल्स होते हैं,
जिसके जो भी चीज़ अभी कार्डिक का अगर इवन के कोई इशू होता है तो हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरो का कोई इशू होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट है, और टॉप क्लास हमने सीनियर कंसल्टेंट हायर किए हैं हमें। फिर जनरल चीज़ों के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें हम देख रहे होते हैं, तो प्रॉपरली एक मेथड लेके चल रहे हैं ताकि वन विंडो सर्विस, एक ही जगह से पेशेंट क्योर होके निकले। ये नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ से यहाँ ये सारी चीज़ें करें, तो हम यही सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। और एम भी हमारा यही है कि हम जो पेशेंट आए तो फिर उसका सक्सेस रेट 100% से ऊपर ही जाए, उससे नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो ये एक इश्यूज हैं। बाकी इस होता ये है कि अक्सर पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आते जी, ड्रग्स के पेशेंट्स। सबसे बड़ा इशू, घर वाले जो हैं वो हॉस्पिटल ला नहीं सकते, शोर शराबा करते हैं, लड़ना झगड़ना, चीखना, मोहल्ले के अंदर लोगों को तंग करना, इलाकों में तंग करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हमारे पास स्कॉट सर्विस होती है। स्कॉट सर्विस में ये होता है कि अगर जैसे कोई पेशेंट है जो नहीं आ सकते या नहीं ला सकते घर वाले, तो वो हमारे पास हॉस्पिटल में एक फॉर्म फिल करते हैं कि हम परमिशन देते हैं कि आप हमारे पेशेंट को घर से या किसी जो प्लेस वो दें वहाँ से आप स्कॉट कर लें। फिर हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ जाते हैं, सिक्योरिटी जाती है, वो फिर पेशेंट को इजीली इंजेक्शंस वगैरह दे के ताकि उनको सडनली रिलैक्स कर लें, और फिर उनको हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर लेते हैं ताकि उसका फिर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये एक मेथड होता है जिसके ऊपर रह के हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से यही पूरा एक मेथड चल रहा होता है जिससे पेशेंट में रिकवरी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सारे थोड़ा थोड़ा अपना टाइम दे रहे होते हैं, डॉक्टर्स दिन में 4 से 5 राउंड कर रहे होते हैं, और हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं रखा हुआ। मतलब हॉस्पिटल है 12 बेड से 13 पेशेंट हम लेते हैं टोटल, जिसके ऊपर तकरीबन 6 से 5 जनरल फिजिशियंस और फिजिशियन और कंसल्टेंट देखते हैं, उन्हें नर्सिंग स्टाफ उन्हें देख रहे होते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा पेशेंट इसलिए नहीं लेते ताकि हम फोकस के अंदर या पेशेंट की उसकी नेग्लिजेंसी के अंदर ना चले जाएं कि कोई वो चीज़ ना हो। थोड़े पेशेंट लेते हैं ताकि उनको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सके और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छा आ सके। बिल्कुल ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा मिलता है हॉस्पिटल के अंदर? बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या अरेंजमेंट रखा हुआ है? क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है इस तरह के केसेस में कि जो पेशेंट है उसको एक फ़ील अच्छी आए, एक फ़ील गुड एलिमेंट वहाँ पर हो, एटलीस्ट जो हॉस्पिटल या जिस जगह वो एडमिट है उसको शायद ऐसा महसूस ना हो कि मैं किसी, जैसे भी आपने बताया कि किसी प्रिजन में आ गए हुए इस तरह का। क्या ये चीज़ वहाँ पे मुहैया की जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास हमने जो स्टाफ हायर किया हुआ है वो डेली बेसमेंट पे उनका नहलाने का एक अलग से वो सिस्टम किया हुआ होता है, ताकि ये नहाएंगे, नहाने के बाद एक अलग से फ्रेशनेस फील होती है आपको। तो उसी के लिए सारी चीज़ें हमने की भी होती हैं। गीजर्स वगैरह हमारे चल रहे होते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में तो नॉर्मल पानी टैप वाटर वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर उसके साथ मेंटली बिहेवियर थेरेपीज़ अलग होती हैं, उनकी साइकोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, वो एक अलग सेक्शन हमारा चल रहा होता है। फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी का सेक्शन चलता है, फिर टीवी टाइमिंग अलग है इनकी, ठीक है, फिर खाने का टाइम है। मतलब हर एक चीज़ के शेड्यूल्स बने हैं, उसी शेड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। तो पेशेंट की भी एक्टिविटी के अंदर पेशेंट रहता है तो मेंटली तौर पे भी रिलैक्स रहता है। ये नहीं होता कि उनको बांध के डाल दिया जाता है और उनके बाद उनको कोई पूछ नहीं रहा होता। हमारे पास 24/7 कैमरे रिकॉर्डिंग होती है वार्ड्स में, हर जगह पे हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, ताकि हम कैमरे में भी एक्टिविटी घर बैठ के भी, जैसे मैं हूँ तो मैं घर बैठ के भी वो सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ। अगर कोई किसी किस्म के पेशेंट्स के साथ नेग्लिजेंस वो तो नहीं हो रहा कि किसी के साथ कोई इशूज़ तो नहीं, कोई स्टाफ की नेग्लिजेंसी तो नहीं है। हम वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग में इसीलिए रखते हैं ताकि किसी के साथ भी कोई इश्यूज़ हों तो हमें एटलीस्ट पता चलता रहे और उसका पॉजिटिव रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। अगर पेशेंट्स के साथ जैसे रात में किसी को विड्रॉल्स होते हैं, किसी को दिन में विड्रॉल्स हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा, तो फिर हम उस कैमरे के अंदर देख रहे होते हैं कि किसी के साथ ज़्यादा विड्रॉल्स तो नहीं हो रहे, क्या विड्रॉल्स हैं, क्योंकि स्टाफ भी ऑन ड्यूटी होता है तो पॉजिटिव सारी चीज़ें साइंस आ रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि डॉक्टर शफीक यासीन कंसल्टेंट हैं और 27 साल अमेरिका, कनाडा, यूरोप में रहे हैं, सारी डिग्री उनकी बाहर की हैं। और यासीन नफ्सियाती हॉस्पिटल भी डॉक्टर शफीक का ही ऑनर वही हैं, तो फिर एमडी हैं। तो उन्हीं के रिजल्ट्स माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। और ख़ाली नशे के नहीं, नफ्सियात से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, हम उन सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं जो नफ्सियात से मेंटली डिसऑर्डर्स हैं, शिज़ोफ्रेनिया हैं, ख़यालात आते हैं, ख्वाब आते हैं, किसी को कानों में आवाज़ आ रही है, हेलुसिनेशंस हो रही होती है, फिर सामने नज़र आ रही होती हैं चीज़ें,
हम थोड़ा सा क्लियर इसलिए करके बता रहे होते हैं ताकि देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही नहीं होती। समझ में आ ठीक रही है, तो थी, हम बिल्कुल थोड़ा सही सा है। उसको खोल के और इजीली समझाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को, और ज़्यादातर केसेस ऐसे भी होते हैं कि महसूस होता है कि मुझ पे किसी ने कोई जादू करवा दिया, मेरे ऊपर जिन्नात का साया है, या इस टाइप की जो चीज़ें। अभी मेरे पास लास्ट टाइम भी 3-4 केसेस थे जिसके अंदर फैमिली कंफर्म कर चुकी थी कि इनके साथ कोई ऊपर की मखलूक है और ये वो इस सारी तरह का चीज़ें। मामला है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ 2-3 बच्चे, उसका एक जिक्र आपसे पहले भी आई थिंक से हुआ जी था, और जी उसके जी बाद जी। भी अभी मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे हैं कि जिनके बारे में 100% कह दिया गया था कि ये मामलात कुछ और हैं, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके साथ मामलात सिर्फ मेडिकेशंस के थे, डॉक्टर शफीक ने उनका ट्रीटमेंट किया तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब वही नॉर्मल लोग हैं और वो बच्चे भी अपनी नॉर्मल लाइफ, स्कूल लाइफ के अंदर हैं, और स्टडी उनके पीरियड्स नॉर्मल चल रहे हैं। जबकि उनको स्कूल छोड़े हुए 6-6 महीने हो गए थे, 6 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे, घर वालों ने बिल्कुल साइड पे करके रखा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे, तो आज वही बच्चे हैं जो अब नॉर्मल हैं और उनके साथ किसी किस्म का कोई वो नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सब तो ट्रीटेबल हैं इस तरह की केसेस, और बिल्कुल इनकी ट्रीटमेंट हो रही है शफीक यासीन हॉस्पिटल के अंदर। और आपके इर्द गिर्द भी अगर सराउंडिंग में या फैमिली में अगर इस तरह का कोई केस है, मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर ये बार बार चला रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि आप नंबर जो है वो नोट कर लें। ये डायरेक्ट लाइंस हैं, डॉक्टर शफीक के नंबर्स हैं, और ये जो यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है उसके, तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें, एड्रेस भी ऊपर जो है वो मेंशन किया जा रहा है, बार बार इसीलिए चलाया जा रहा है, अब इसको नोट कर सकते हैं। अगर मज़ीद कोई ऐसी चीज़ है जो भी आप इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहते या नहीं पूछना चाहते, तो आप इन लाइन्स के ऊपर रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद फिर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले इंसान की जो नफ्सियाती मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। साथ साथ एक मसला जो बड़ी तेज़ी से सर उठा रहा है, हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि इस हवाले से जिस तरह हुकूमतों को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, और नशे की जो आदत है इस तक जो लोगों का, आप ये समझ लीजिए कि बहुत आसानी से ये दस्तयाब है, वो किसी भी शक्ल में हो, वो गुटके, पान और इस तरह की चीज़ों के हवाले से हो, या इससे बड़े जो दीगर लवाजमात हैं, उसका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से नौजवान नस्ल इसका शिकार हो रही है। कैसे बचाया जा सकता है, ये तो बड़ी तवील बहस है। इसको बचाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि इसमें जो आदी लोग हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो काम यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, ये जो नफ्सियात का अस्पताल है, इसमें काम हो रहा है। डॉक्टर वैस यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और उनसे हम इसी हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब ये जो नशे से हट के थोड़ी सी बात हो जाए, फिर दीगर मसाइल भी आपको पता है नफ्सियात के जारी हैं, उसका भी जो लोग शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीके उसके लिए अपनाए जाते हैं, मैं उसका तस्करा तो यहाँ नहीं कर सकता। उससे कैसे बचा जाए? फिर लोगों को बड़ी देर से इस चीज़ का इदराक होता है कि हाँ जी, वाक़तन कोई नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, जैसा भी आपने कुछ देर पहले कहा, उनका भी इलाज हो जाता है, ज़रा ये भी बता दीजिए जी। जी बिल्कुल, यही सारी चीज़ें हैं जो हम महसूस कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी है जो हम नेगेटिव इम्पैक्ट पे चले जाते हैं कि एक सबसे पहले जो अगर इस तरह कोई नफ्सियात का मसला किसी के साथ है, किसी को कोई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बाज़ुकात लोग कह रहे होते हैं कि मेरे सामने से कोई गुजर के गया है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता, या किसी के कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उनको फील हो रहा है कि कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है, वो पीछे मुड़ के बार बार देखते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम सबसे पहले उसको एक अलग से इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जाते हैं कि इसके ऊपर कुछ है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो एक डिजीज़ है, एक रिलेशंस हो रही होती हैं, एक बीमारी का हिस्सा है वो, ठीक है। तो वो बीमारी से रिलेटेड चीज़ें आ रही होती हैं सामने, और हम उन्हें दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और वो जब ले जाते हैं तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह तो हैं, वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और हम मेडिसिन्स के बजाय उसे दूसरी साइड पे लेके चल रहे होते हैं, और जब वो डॉक्टर के पास आती हैं वो सारी चीज़ें, तो वो उस केस से
बहुत आगे की तरफ जा चुकी होती हैं, फिर उनको नज़र के साथ साथ चीखना भी आता है, फिर गुस्सा भी होंगे, फिर मार पीट भी करते हैं। गुस्सा देखें, जब ये सारी चीज़ें होना शुरू होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, फिर एक दिख रहा होता है, फिर 2 3 4 पूरी पूरी एरियाज उनको नज़र आ रहे होते हैं। कोई सामने चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई बोल रहा है, एक मज़ार, दूसरे मौलवी, तीसरे उससे, ये सारी चीज़ें लेके चलते रहते हैं। जब वो केस ख़राब हो जाता है, जी, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो उनको कोई अल्लाह का बंदा समझा दे कि भाई ये एक डॉक्टर की कंडीशन बीमारी है, ये मेडिकली बीमारी है और ये एक नफ्सियात से रिलेटेड है, तो वो फिर हमारे पास आते हैं और फिर उनका जो ट्रीटमेंट बिल फर्ज अगर 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में होना होता है ना, तो वो साल 6 महीने लग जाते हैं। और ये नफ्सियात से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसका डायरेक्टली या अनडायरेक्टली किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बेसिक एक बीमारी है, एल्यूशंस हो रही होती हैं, चीज़ें नज़र आना, ना नज़र आना, घबराहट, बेचैनी, बगैर बात रोना। एक आप बैठे हुए हैं फैमिली में, उसमें बैठे हुए हैं और आप रो रहे हैं बैठ के, घबराहट आप में इतनी हो रही है, आपको नींद ना आना। बेसिक देखें, शुरुआत जो हो रही होती हैं, आपको नींद का इशू आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप सो रहे हैं, फिर थोड़ी के बाद आप सो रहे हैं, दिमाग जाग रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, जब रिलैक्स नहीं होगा, दिमाग सुकून में नहीं होगा, तो आप कोई भी काम करेंगे आप उसको पॉजिटिव वे पे नहीं ले जा सकते, उसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर वहाँ से डिप्रेशन, अगर वो किसी ऑफिस में काम करता है, किसी वर्क प्लेस पे है, वो लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, कोई भी है, तो उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, तो फिर वो ऑफिस की तरफ से वो एक अलग टेंशन हो रही होती है, तो वो घर के अंदर आएगा तो फ्रेश फील नहीं करेगा, घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब, तो वो सारी चीज़ें फिर डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट होती हैं और फिर ये इल्यूशंस और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐड होती जाती हैं और वो फिर एक बड़ी बीमारी की तरफ हमें ले आती हैं। जबकि अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर हमने जो चीज़ें देखी हैं, नफ्सियात का अगर किसी के साथ कोई मसला है तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई वो नफ्सियात है तो वो तो पागल हैं, जबकि ऐसा 1% भी नहीं है कि नफ्सियात के अंदर पागलपन बहुत बाद में आता है। ये समझ लें कि आप समंदर के किनारे पे खड़े हैं और पागलपन समंदर की 7वीं तह के अंदर है, ठीक है ना, तो ये समझ लें कि ये है नफ्सियात। और नफ्सियात के अंदर बहुत सारी डिजीज़ हैं, बहुत सारे मराहिल हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करने के बाद आप पागलपन की तरफ जाते हैं। जबकि आपके अगर हेडेक है, किसी के सर में दर्द रहता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से सर में दर्द होता है, या वैसे ही हल्का हल्का, क्यों देखें, दर्द कोई डिजीज़ नहीं है, दर्द कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। दर्द किसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिसबैलेंस है, कोई चीज़ आपके अंदर है, उसको पेन शो करता है कि ये पेन है। अगर आपको पेट में दर्द है तो वो दर्द खुद कुछ नहीं है, वो हो सकता है आपकी किडनी का हो सकता है लीवर का इशू, हो सकता है कोई गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है कोई और इशूज हो, टाइफाइड फीवर हो, मतलब मुख्तलिफ तरह की कैटेगरी। इसी तरीके से नफ्सियात भी है, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आपको महसूस होती हैं, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, किसी से दिल नहीं करेगा बात करने का, खौफ आएगा अगर किसी के साथ आप बैठ के बात कर रहे हैं और 10 बंदे वहाँ बैठे हैं, आपसे बोला नहीं जाएगा, ज़बान तो तलाहट आ जाएगी, आप अपनी बात को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप कह सही रहे होंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जो बात है वो 100% ठीक है, लेकिन आप उसको बता नहीं सकते, किसी के सामने शो नहीं कर सकते। सब नफ्सियात से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो नफ्सियात की बीमारी में ही आती हैं। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को लेके अंदर ही अंदर लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और हम फिर बात करना छोड़ देते हैं, हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और बिल्कुल चुप करके हम साइड पे बैठे हुए हैं, किसी से मिलेंगे नहीं, घबराहट महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करना, फैमिली के साथ हैं लेकिन खामोश हैं। बच्चों के अंदर ये इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादातर अब जो हमारे पास एक केस करंटली भी एडमिट है, बल्कि बच्ची है, छोटी बच्ची है, 6-7 साल की, 8 साल की बच्ची है। होता क्या है हमारे यहाँ, हमारे ये एक वो बन गया है, ट्रेंड बन गया है, जहाँ बच्चा रोया उठाया मोबाइल उसके हाथ में कि भाई आप ये देख लें, वो कार्टून लगा के दिए हैं, मदर अपने काम कर रही हैं, घर के काम है, कहीं बाहर आउटिंग पे गए हैं, रेस्टोरेंट्स में आप देखें अक्सर जगहों पे बच्चों के आगे वो एक टैब है, एक मोबाइल रखा हुआ है उन्होंने, और पूरी फैमिली खाना खा रही है और बच्चा जो है वो उसी के ऊपर फोकस पे है। वही सारी चीज़ें आपकी ब्रेन के अंदर जा रही होती हैं और वो एक्टिविटी जो मोबाइल आपको दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके बच्चे के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। जब ये चीज़ें होती हैं, बिहेवियरल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। जब बचपन में ही आपने उसे टाइम नहीं दिया ना, जो माँ की एक मोहब्बत थी, बाप की, बहन भाइयों की,
जो उस टाइम आपने नहीं दिया, आपने मोबाइल के उसको हवाले कर दिया, तो बड़े होने के बाद उसने फिर मोबाइल और लैपटॉप और इसी दुनिया में रहना है, बिल्कुल उसके ऐसा लिए फिर वो माँ बाप बहन भाई की मोहब्बत नहीं, वो वैल्यूएबल बिल्कुल नहीं ठीक होगी। है। तो यही सारी चीज़ें, इसी तरह का ये केस था कुछ। वो मोबाइल के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा हुआ, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हुआ, शार्पनेस उस बच्चे की इतनी बढ़ गई कि वो चीखती थी तो एक घर से 3 घरों में तक उसकी आवाज़ जाती थी, इतना शाउट उस बच्ची के अंदर आ गया, एग्रेशन इतना आ गया, माँ को मार बाप को मार, उस आउट ऑफ कंट्रोल थी बिल्कुल। बिल्कुल तो जब हमारे पास आई, हमने उसका ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये एग्रेशन बिल्कुल 0 पॉइंट पे ही चला गया तकरीबन। बिल्कुल ठीक है। बाकी बिहेवियरल इश्यूज उसके हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम बिहेवियर्स का भी कर रहे होते हैं। नफ्सियात के अंदर एक खाली डिजीज़ नहीं है कि नफ्सियात में सिर्फ पागलपन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक हज़ारों अकसाम हैं डिजीज़ की, और इसकी सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे के जिसके अंदर नफ्सियात आती है, और उस सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट है, क्यूरेबल है। आप घर में देखते हैं, ज़्यादातर स्कूलों में आप देखें कि बच्चा अगर कोई है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा, तो हमारे ऊपर, हमारे यहाँ एक स्टैंप लगा दी जाती है, इसका दिमाग ही इतना है, ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं होता। आप उसे लेके आएँ, डॉक्टर को दिखाएं, वो साइकोथेरेपिस्ट देखेगा, साइकोलॉजिस्ट देखेगा, साइकियाट्रिस्ट देखेगा कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं कि या बच्चे को घर में टाइम नहीं मिल रहा, या स्कूल के अंदर उसके साथ कोई इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ होनी चाहिए, ताकि उनको फिजिकली एक्टिविटी के साथ मेंटली हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल घर के अंदर देखना है कि किस हद तक घर के अंदर उसे इम्पोर्टेंस दी जा रही है, किसी बात पे उसे तंग तो नहीं किया जा रहा। अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसे तंग तो नहीं कर रही है, और बिल्कुल अपना वेट कम है, अगर कमज़ोर है तो उसको तंग तो नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल के अंदर। बच्चों का अक्सर आपने देखा होगा, एक वो गैंग, मतलब लड़के खड़े हैं या बच्चे हैं आपस में एक दूसरे की हुटिंग कर रहे होते हैं, हाँ, तो कुछ बुली ऐसे करते हैं होते हैं, बच्चों बुली को, करते बिल्कुल हैं। हाँ। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो बिल्कुल फील ऐसा ही करते है। हैं, और वो खामोश हो जाते हैं, ना वो घर में बात करते और ना वो यहाँ करते। तो ये बड़े एक इश्यूज हैं बच्चों को लेके। घर वालों को भी टाइम देना चाहिए। ये जो मोबाइल है, आप ये देखें, आप आज से 10 से 15 साल 20 साल पहले हम जाएं ना, तो बहुत कम छोटे बच्चों की एज के अंदर चश्मे या ग्लास का जी जी, ऐसा आपने इशू सही होता कहा, था। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब आप देखें ना, ये 10 से 15 साल का जो टाइम आया है ना, इसके अंदर जब से मोबाइल आम हुआ है, तो आप देखें छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल ग्लासेस ऐसा लगे ही है, हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। वीकनेस फील कर रहे हैं, हेल्दी नहीं है, दिमागी तौर पे सुकून में नहीं। यही वजह है, गेम्स है। मेरे पास अभी एक बच्चा है, था लास्ट टाइम आया था, ये जो पबजी गेम होता है, और फायर जी जी फायर जी के जी। नाम से कोई ऐसा गेम है, फायर के नाम से, ये गेम उसने इतना खेला कि वो रात में मोबाइल, वो कान में ईयरबड्स लगाए हुए और लगे हुए, उसकी वजह से एग्रेशन इतना बढ़ा कि उसने लड़ाई झगड़े ज़्यादा किए। अकलौता बेटा था, उसने अपने बाप का सर फाड़ दिया, क्योंकि उसने वो गेम्स में देखा था, वो सारा उसने उठाया और वो किया, पूरा के पूरे 5 से 6 टाके उसके आए, उसकी मदर को उसने मारा। वो बहुत बुरी हालत में उसको लेके आए थे, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब मेंटली तौर पर रिलैक्स है, तो अब बेहतरी की तरफ है। बिल्कुल तो ठीक कहने है। की बात यह है कि नफ्सियात कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, बहुत सारे मसाइल इसके बहुत साथ सारे जो मसले हैं इसके अंदर जो सारे डिस्कस किए जा सकते हैं, और वो क्यूरेबल है, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो कहना ये कि नफ्सियात में सिर्फ पागल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। नफ्सियात एक समंदर है, और इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं, बिल्कुल और सही। सारी क्यूरेबल होती हैं, ऐसा नहीं अच्छा, होता। ये जो बच्चों का ख़ास तौर पे आपने जो बिहेवियर की बात की है, उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। अब ये शायद हर घर का मसला बन बिल्कुल चुका ऐसा। है। एक चीज़ की तो निशानदेही आपने करी, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो ये कहते हैं कि जी इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, बच्चे इतनी शरारतें करते हैं, इतनी वो करते हैं, इतना नुकसान हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर अल्टीमेटली यही ऑप्शन बचता है कि हम इनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो पूरा करना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नुकसानात का आपने अच्छा किया बता दिया, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि करने की ज़रूरत है? क्योंकि कुछ केसेस के अंदर तो वाक़तन ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर आपने करना है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव होते हैं बचपन से ही, उनको कंट्रोल करने के लिए पहले तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, उनको बाहर ले जाया जाता था। अब हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते जा रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई इस तरह की जगह नहीं है,
तो फिर वो घर के अंदर रहते हुए कोई ना कोई एक्टिविटी अगर उनके पास सबसे आसान है तो शायद ये ही है। कैसे इसको ठीक रखा जाए, ऑर्डर में रखा जाए? इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई आप देखते हैं कि बच्चा है बहुत हाइपर है और बहुत हाइपर एक्टिव है और ये सारी चीज़ें, गुस्सा बहुत कर रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, चीखता चिल्लाता बहुत है, तो उसे आप लेके आए डॉक्टर के पास, क्योंकि वो किसी डिजीज़ का शिकार है, किसी बीमारी का शिकार है कि जिसकी वजह से वो इसके सारे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके कोई ना कोई रीजंस होते हैं, बगैर रीज़न के बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होता। जैसे अभी नॉर्मल आप जैसे जनरल फिजिशियन हम एज बैठते हैं तो हम पेशेंट्स देख रहे होते हैं, अब्डोमेन पेन है किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन बी की डेफिशिएंसी, तो बहुत सारी डेफिशिएंसी की वजह से हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो इसी तरीके से नफ्सियात के अंदर भी हैं, जो बिहेवियर इश्यूज आते हैं तो उनको कुछ साइकोथेरेपी के ज़रिए क्योर किया जा सकता है, कुछ के अंदर मेडिकेशंस ऐड की जाती हैं जो साइकियाट्रिस्ट देखता है। तो डॉक्टर शफीक जो देख रहे हैं वो यही सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं, बिहेवियर इश्यूज देख रहे हैं, और यही सारी चीज़ें हैं कि नशे की तरफ जब बच्चे जो इसी तरीके से चलते हैं ना, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो जब ये हाइपर एक्टिव चलता रहेगा, जब वो 8, 9, 10 तक पहुँचते हैं तो फिर वो ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और वो घर वाले उनसे डरते हैं कि ये शाउट करेगा, लड़ेगा, अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले, ये सुसाइड अटैम्प्ट ना कर ले, तो इस डर से वो चुप रहते हैं और वो नशे की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो जब नशे पे जाते हैं तो वो कुछ भी ना घर वालों के लिए सेफ्टी होती है ना खुद के लिए, वो सुसाइड अटैम्प्ट भी करेगा, वो खुद नहीं मरेगा, अगले को मारेगा। तो बहुत सारी केसेस ख़राब होने की वजूहात कुछ हमसे भी शुरू होती हैं जब हम अपने बिहेवियर्स को देखते हैं। ज़्यादातर मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, वही शाउट वो बच्चा देख रहा है। जब वो बच्चा बचपन से वो शाउट और वो गुस्सा और वो लड़ना झगड़ना देखता हुआ आ रहा है, तो उसने फिर आगे जाके यही सब कुछ करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम घर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपस में आपकी अगर किसी बात के ऊपर वो है, आप गुस्सा कर रहे हैं या कोई बात है, तो आप अलग से मियाँ बीवी एक अलग रूम में जाके बात करें। बच्चों के ऊपर हरगिज़ ऐसा वो इम्पेक्ट ना पड़े कि वो आपको देखें और वो सारी चीज़ें जो आप घर में कर रहे हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे चल के फिर वो चीज़ें उनके अंदर ट्रांसफ़र हो और वो चीज़ें बढ़ जाएं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को देखें, बच्चों को टाइम दें। जी, आज आप बच्चों को टाइम देंगे, कल यही बच्चे आपको टाइम देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो यही सारी गिव एंड टेक है। जो हम आम बोएंगे तो आम खाएंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे लेंगे। तो कहने की बात सिर्फ यही है कि आप टाइम दें बच्चों को, थोड़ा सा टाइम निकालें, रात में उनके साथ बैठें, पूछें उन्होंने क्या स्टडी की है, क्या पढ़ा है, क्या किया है, दिन कहाँ गुजारा, रात का क्या है। तो आप जब उनको टाइम देंगे वो आपके साथ भी टाइम देंगे। फिर होता ये है कि जब बच्चों के आप माँ बाप दोस्त नहीं होते ना, तो फिर उनके दोस्त कोई और होते हैं और वो फिर वही करते हैं जो वो चाहते हैं, फिर वो नहीं करते जो आप चाहते हैं। जी, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। वैसे बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है कि बच्चों पे ख़ास तौर पे इस वक्त पहले से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और नज़र रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे भी जो केसेस आखिर में जिसके बारे में बात हुई है कि जो मोबाइल फ़ोन की वजह से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, इसको भी आपने ऑर्डर में रखना है और ये सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल डॉक्टर वैस, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, शानदार गुफ्तगू रहे और हमने कोशिश की कि जो नफ्सियात से जुड़े मामला और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करें और सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा, क्योंकि अब यहाँ प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीक जब इंशाल्लाह यहाँ पर होंगे तो मज़ीद इस तरह के मामला ज़ेर बहस आएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की बात।